हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन का वन शॉट में डिस्कशन। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेटा मूवमेंट जो होता है, एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। मूवमेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं इस समय एक प्लेस पे खड़ा हूँ और मैं एक प्लेस पे खड़ा हूँ और लेकिन मेरे हाथ में मूवमेंट हो रहा है, मेरे लिप्स में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मेरे जबड़े में मूवमेंट हो रहा है, तो मेरे टंग में मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो बेटा इसे बोलेंगे मूवमेंट। जैसे मैं एक ही स्थान पे खड़ा होकर के अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, अपने लिप्स को मूव कर रहा हूँ, अपने जॉस को मूव कर रहा हूँ, तो दिस इज मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या होता है बेटा? अब मैं इधर से इधर चला, अब मैं इधर से इधर चला, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा तो लोकोमोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं। तो पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है? इनमें स्यूडोपोडिया बनता है। इनमें चलने फिरने के लिए क्या होता है बेटा? स्यूडोपोडिया बनता है, ठीक है। तो याद रखो, इसमें स्यूडोपोडिया बनेगा जिसको सपोर्ट किया जाएगा साइटोस्केलेटन द्वारा। किससे सपोर्ट किया जाएगा? साइटोस्केलेटन यानी माइक्रोफिलामेंट द्वारा। और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी मदद करती है, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी मदद करती है, जैसे अमीबा में एक तो केस हो गया बेटा अमीबा का जिसमें अमीबॉइड मूवमेंट होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा हमारी एक डब्ल्यूबीसी में भी अमीबॉइड मूवमेंट होता है। तीसरा एक मैक्रोफेजेस सेल होती है, इसमें भी अमीबॉइड मूवमेंट होता है। ये दोनों क्या करती हैं अमीबॉइड मूवमेंट करके? ये क्या करती हैं? ये पैथोजेंस को खा जाती हैं, ये पैथोजेंस को मार के खा जाती हैं। पैथोजेंस को मार के खा जाने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो समझ में आया, तीन जगह पे अमीबॉइड मूवमेंट होता है बेटा। सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले होता है अमीबा में, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स में, और तीसरा होता है मैक्रोफेजेस सेल में। सेकेंड मूवमेंट होता है बेटा सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट हम लोग देखते हैं। सिलियरी मूवमेंट में सीलिया काम आता है बेटा। और ये सीलिया कहाँ पे होते हैं? ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, हॉलो ट्यूबुलर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और ये किसी न किसी चीज को मूवमेंट देते हैं। तो क्या लिखा हुआ? दिस मूवमेंट अकर्स इन इंटरनल ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सिलियरी एपिथेलियम। जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो सकते हैं, हमारे ट्रैकिया की लाइनिंग में हो सकते हैं। ट्रैकिया बेटा विंड पाइप का दूसरा नाम होता है। तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है? इसमें मसल्स फाइबर इन्वॉल्व करती हैं, इसमें मसल फाइबर इन्वॉल्व होती है बेटा। और इससे क्या होता है? मसल सिकुड़ जाएगी और मसल फैल जाएगी। मसल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो सिकुड़ती और फैलती है। वैसे और क्या प्रॉपर्टीज होती है? जैसे ही कोई संवेदना दोगे एक्साइटेड हो जाएगी, जैसे ही कोई संवेदना या स्टिमुलस देंगे एक्साइटेड हो जाएगी। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तीसरी बात फैल सकती है। चौथी बात इलास्टिक होती है, जहां जितनी बड़ी होगी उतनी वापस अपने शेप को रिगेन कर लेगी। टाइप्स ऑफ मसल, मसल तीन प्रकार की होती है बेटा। एचिकपेसिया यानी स्केलेटल मसल, और या स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। देखिए इसको स्ट्राइटेड इसलिए बोला क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। स्केलेटन इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच रहते हैं और ये हमारी इच्छा से काम करते हैं बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल या एचिकपेसिया। और ये लोकोमोशन और मूवमेंट में सबसे ज्यादा मदद करते हैं और बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करते हैं। They not only help in locomotion and movement but also maintain the body posture. Is that clear? सेकंड देखते हैं बेटा विसरल मसल या स्मूथ मसल। ये कहाँ होती हैं? ये हॉलो विसरल ऑर्गन में होती है यानी इंटरनल ऑर्गन में होती हैं। इनमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मूथ या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल। और ये हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा? इसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल, अनएचिकपेसिया। और तीसरा हमारे हार्ट में होती है, तो तीसरा जो हमारे हार्ट में होती है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल देखने में बिल्कुल स्ट्राइटेड के समान होती है, ठीक है, परंतु वो काम में इनवॉलेंट्री होती है, अपने आप काम करती है। तो दिस मसल ऑफ हार्ट involuntary in nature, striated and branched, and these are uninucleated, जबकि ये होती थी बेटा मल्टीन्यूक्लिएटेड, जिसको सिंसिटियम भी कह सकते थे। सिंसिटियम कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा तीनों का कंपैरिजन टेबल है हमारे सामने, आइए देखते हैं। स्केलेटल मसल जो होती है इसमें क्या होती है? ऐसी मसल जो स्केलेटन कंपोनेंट से जुड़ी होती है यानी कि हमारी कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, ठीक है।
स्मूथ मसल वो होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है। ये मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये स्ट्राइटेड होती है, किसमें, इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ये अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड बोला था और इसीलिए स्मूथ दिखाई पड़ती है। और ये टेपरिंग एंड वाली होती है, यानी ऐसे इनके दोनों एंड नुकीले होते हैं, यानी स्पिंडल से बोल सकते हैं। ये दिखने में स्ट्राइटेड होती है और ब्रांच्ड होती है, लेकिन ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। किसके कंट्रोल में होती है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये वाली भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसका मतलब ये भी इनवॉलेंट्री मसल है, ये भी एएनएस यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रहेगी। ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में रहती है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में रहती है। ठीक है। मायोफाइब्रिल क्या होते हैं? मसल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, इनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो देखो, हर एक मायोफाइब्रिल बना होता है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड का। कुछ डार्क बैंड होते हैं, कुछ लाइट बैंड होते हैं। देखो जैसे ये वाला कैसा दिख रहा है? डार्क। और ये कैसा दिख रहा है? लाइट। तो ये डार्क होता है, ये पिंक कलर का डार्क दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है। तो यानी दो तरह के ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड के बने होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। डार्क बैंड जो होता है वो मायोसिन नाम की प्रोटीन का बना होता है, और वो किस रूप में प्रेजेंट होता है? ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ये देखो, डार्क बैंड जो होता है वो ए बैंड कहलाता है। ये देखिए, डार्क बैंड जो है वो ए बैंड कहला रहा है, और ये किसका बना होता है? मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, मायोसिन प्रोटीन। क्लियर? अब आते हैं लाइट बैंड पे। तो लाइट बैंड किसका बना हुआ है? लाइट बैंड भी प्रोटीन का बना होता है, लेकिन वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और उसके बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। देखिए आई बैंड कहाँ है? ये देखिए, ये आई बैंड है, देख रहे हैं, पतले यूनिट का बना हुआ है। और आई बैंड जो होता है वो थिन फिलामेंट है, और ए बैंड थिक फिलामेंट है। ठीक है, ये थिक मायोफाइब्रिल है और ये थिन मायोफाइब्रिल है। और आई बैंड जेड लाइन के आधा लेफ्ट में और जेड लाइन के आधा राइट में होता है। और जेड लाइन क्या होती है? जेड लाइन होती है इलास्टिक होती है, और दो जेड लाइन के बीच के गैप को सार्कोमियर कहते हैं। एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब देखो, आई बैंड बाइसेक्ट बाय द इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। अभी बताया था ना, आई बैंड जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, किसके कारण? बीच में जेड लाइन थी। जेड लाइन कैसा बताया था? इलास्टिक। फिर देखिए, एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट फर्मली अटैच होती है जेड लाइन से। देखते चलिए, ये देखिए क्या लिखा है, ये जेड लाइन है जो कि इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी थी, और ये देखिए इससे तेजी से ये अटैच्ड है, फर्मली अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ जेड लाइन से ये फर्मली अटैच है। ये देखिए, इधर से अटैच है, ये इधर से अटैच है, ये इधर से अटैच है, और आई बैंड जेड लाइन के कारण दो भागों में बाइसेक्ट हो जाता है। फिर देखिए, मायोसिन फिलामेंट जो कि थिक फिलामेंट था, जो कि पिंक कलर का था, उसे हम ए बैंड कहते हैं। और ए बैंड बीच में जुड़ा होता है, ठीक है, बीच में जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं, टी बैंड द्वारा जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम एम लाइन। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये ए बैंड बीच में जुड़ा हुआ है दोनों तरफ का इसे बोलते हैं एम लाइन। तो एम लाइन बोलते हैं इसे, या मिडिल लाइन भी बोल दीजिए। फिर क्या बोला है? दो जेड लाइन के बीच के गैप को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, और इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? सार्कोमियर। क्या नाम है? सार्कोमियर। ठीक है, अब देखिए, ए बैंड ये रहा, इसको हम डार्क बैंड बोलेंगे या एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे। इसकी बीच की लाइन को एम लाइन बोलेंगे। आई बैंड ये रहा, इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे। आई बैंड बाइसेक्ट हो जाता है जेड लाइन के कारण। जेड लाइन कैसी होती है? इलास्टिक। दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोमियर। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर मसल फाइबर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, थिन फिलामेंट आई बैंड को ही बोल रहे हैं, थिक फिलामेंट ए बैंड को बोल रहे हैं, ये आइसोट्रॉपिक है, ये एनाइसोट्रॉपिक है, इसके बीच की लाइन को एम लाइन बोलते हैं। अब आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा आई थिक और थिन का ओवरलैप कर रहा है, और ये हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो जो हिस्सा ओवरलैप ना करे थिन और थिक का, वो कहलाता है एच जोन। क्या कहलाता है? एच जोन। एच जोन कहलाता है। ठीक है, और थिन फिलामेंट का जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो, थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, देखो ये थिक फिलामेंट का, यहां से फिर देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, ये थिक फिलामेंट का वो हिस्सा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये थिन फिलामेंट का वो हिस्सा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो जो थिक फिलामेंट का हिस्सा जो ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको तो बोल दिया आपने एच जोन, और जो थिन फिलामेंट का हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको बोल दिया आपने आई बैंड। तो थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप ना करे आई बैंड, और थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप ना करे एच जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये यहाँ पे दिखाया गया आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड ऑल्टरनेटली प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है। एक्टिन फिलामेंट की हम बात करते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट दो एफ एक्टिन का बना होता है, यानी फिलामेंटस एक्टिन, और उसकी यूनिट जो होती है वो जी एक्टिन कहलाती है। जैसे दो एफ एक्टिन होता है, दोनों हेलिकली प्रेजेंट होते हैं, और ये दो एफ एक्टिन हो गए, और इसकी एक यूनिट को, एक गोले को हम बोलेंगे जी एक्टिन। जी एक्टिन, तो देखिए क्या लिखा है, दोनों हेलिकली बाउंडेड होते हैं, दो एफ एक्टिन होते हैं, दोनों हेलिकली बाउंडेड होते हैं, दोनों फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रस्सी जैसी प्रोटीन होती है, वो भी दो होती है, वो भी हेलिकली प्रेजेंट होती है, रस्सी जैसी, उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ये रस्सी जैसी होती है। और इसी पर कुछ कुछ दूरी पर, तीन तीन के सेट में इक्वल डिस्टेंस पर कुछ अदर प्रोटीन होती है, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो होता है एक्टिन के ऊपर होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के ऊपर होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के ऊपर कौन सी यूनिट होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये क्या कर देते हैं, ये ढके रहते हैं। यहां से पढ़ते हैं, दो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है, ये भी एफ एक्टिन के पैरेलल रन करती रहती है थ्रू आउट द लेंथ, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जो कि रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। इसका काम होता है ढक लेना, मास्क मतलब ढकना। किसको ढकना? मायोसिन बाइंडिंग साइट को। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, मतलब एक्टिन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट है जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है। तो आप सीधे बोलो ना कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये ढक लेता है। सेकेंड होता है मायोसिन फिलामेंट। आइए मायोसिन फिलामेंट के बारे में देखते हैं। इसमें ये एक्चुअली मीरोमायोसिन का बना होगा। इट इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, यानी मीरोमायोसिन इज द मोनोमर। ठीक है। हर एक मीरोमायोसिन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक गोल सा हेड होता है और शॉर्ट आर्म होता है। ये देखो ऐसे होता है, गोल सा हेड हो गया और ये शॉर्ट आर्म हो गया, शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड, और ये टेल होता है। तो जो ये होता है हेड और शॉर्ट आर्म, ये हैवी मीरोमायोसिन का बना होता है, और ये जो टेल होता है लाइट मीरोमायोसिन का बना होता है। तो ये देखिए क्या लिखा है, ग्लोबुलर हेड एंड ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल। हेड इज मेड अप ऑफ हैवी मीरोमायोसिन व्हाइल द टेल इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन। हेड और शॉर्ट आर्म जो होता है वो एक रेगुलर डिस्टेंस पर एक एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, मान लो थीटा एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसी को बोलने लगते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म किसे बोलेंगे? हेड प्लस शॉर्ट आर्म बराबर क्रॉस आर्म। हेड प्लस शॉर्ट आर्म बराबर क्रॉस आर्म। एंड द हेड इज एक्टिव साइट। हेड के ऊपर एक साइड, दो साइटें होती हैं, एक होता है एक्टिन के बाइंडिंग साइट, एक्टिन के बंधने की जगह, और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो कितनी साइटें होती हैं? दो, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। मसल बेटा दो प्रकार की होती हैं, रेड और व्हाइट। इसमें रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जो बहुत ज्यादा हाई कंटेंट, इसमें हाई कंटेंट होता है, जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की तरह ही मायोग्लोबिन भी एक मसल में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि व्हाइट वाले में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। होती दोनों में ही है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ही ज्यादा होती, प्लेंटी मतलब अत्यधिक। सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहने लगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी संख्या काफी लेस हो जाती है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया कम थे, यहाँ अधिक थे, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस था, यहाँ मोर होता है। यहाँ पर ये बहुत स्लो काम करती हैं और लंबे समय तक काम करती हैं। मतलब रेड मसल जल्दी थकती नहीं है और लंबे समय तक काम करती हैं, लंबे समय तक साथ देती हैं। ये वाली जो होती है ये स्टर्नस एक्सरसाइज में काम करती है, यानी बहुत जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या जब हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल थक जाती है। तो बताइए लैक्टिक एसिड किस में आसानी से जमा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है रेड मसल में, नहीं रेड मसल में या व्हाइट मसल में? आंसर आएगा व्हाइट मसल में। तो कौन सी मसल जल्दी नहीं थकेंगी? आंसर आएगा रेड मसल। कौन सी जल्दी थक जाएंगी? आंसर आएगा व्हाइट मसल। ठीक है। किसको आप एरोबिक मसल बोलोगे? जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है रेड मसल में, जबकि व्हाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है, इसलिए उसको एनाएरोबिक मसल बोला जाए। मसल कैसे वो सिकुड़ती है या मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके लिए हक्सले एंड हक्सले ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आपस में स्लाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन द मायोसिन। मतलब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, या फिर बायोलॉजिकली बोले तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली होती है तो सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जो नर्व इसे लाती है उसे मोटर नर्व कहते हैं, क्योंकि मोटर नर्व ही कमांड ले जाती है।
ठीक है। इम्पल्स जो होती है मोटर नर्व से सीधे आ जाती है मसल फाइबर तक, और जब एक नर्व एक मसल फाइबर से जुड़ रही है बेटा, नर्व जब फाइबर से जुड़ रही है तो क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहां से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और इसी न्यूरोट्रांसमीटर के कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा क्या होती है, सार्कोमियर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है, तो ये कैल्शियम रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। और ये कैल्शियम अब ट्रोपोनिन द्वारा बांध लिया जाएगा। याद करिए, ट्रोपोनिन द्वारा बांध लिया जाएगा। जैसे ही ट्रोपोनिन ने इसको बांधा तो जो ये देखिए ध्यान से अभी बताया था, ये क्या है, एफ एक्टिन, ये रस्सी जैसी क्या थी, तो ट्रोपोमायोसिन। इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे क्या थी, ट्रोपोनिन। इसने क्या कर रखा था, इसके ऊपर जो साइटें थी मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसको ढक रखा था। अब इसने किसको बांध लिया, कैल्शियम को। जैसे इसने कैल्शियम को बांधा तो ये साइट खुल गई, यानी ये जो मास्क था ये हट गया। किसके ऊपर का मास्क हट गया, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई। मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, किसके ऊपर थी, एफ एक्टिन पे। एफ एक्टिन के ऊपर जो भी मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, नाउ इट विल बी ओपन ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कहां से आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब देखिए मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, एक्सपोज हो गई, जो कि एक्टिव साइट थी, कहां प्रेजेंट थी, एक्टिन पर। अब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो याद करो, हेड के ऊपर, क्रॉस आर्म के ऊपर दो साइटें थी, एक एटीपी बाइंडिंग साइट, वो एटीपी को बांध लेगी, एटीपी टूट जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, इसी एनर्जी से एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाएगा। अब ये एक्टिन को किधर खींचेगा, टुवर्ड्स ए बैंड। अब जरा देखो, ये ध्यान से देखो, ये इससे मान लो जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बन गए, ये इससे जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बन गए। अब ये इसको इधर खींचेगा, टुवर्ड्स एम लाइन। एम लाइन की तरफ खींचेगा तो ये जो जेड लाइन है ये खिसक के यहाँ आ जाएगी। इधर की जो जेड लाइन है ये खिसक के यहाँ आ जाएगी। मतलब जो साइज था पहले मान लो 10 सेंटीमीटर था, अब वो सिकुड़ के 8 सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मसल सिकुड़ गई। तो देखो किधर लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, मतलब एम लाइन की तरफ ले आया खींच करके। लिखा है जेड लाइन ऑल्सो पुल्ड, इसी वजह से जेड लाइन भी खिंच गई और सार्कोमेयर का साइज छोटा हो गया, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आई बैंड का साइज रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ए बैंड का साइज बिल्कुल चेंज नहीं होता। बहुत ध्यान देने वाली बात है, आई बैंड का साइज रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड का साइज बिल्कुल नहीं बदलता। मसल जब रिलैक्स होने वाली होती है तो क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, एक्टिन और मायोसिन ब्रेक हो जाते हैं, कैल्शियम पुनः अपने घर लौट जाता है। उसका घर का नाम था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द ए बैंड एंड लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज। मतलब बोल रहा है एक्टिन जहां से आया, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट जो कि आई बैंड का पार्ट था वो स्लाइड होकर के एम लाइन से दूर जाने लगा और जेड लाइन इस वजह से दूर हो गई और मसल क्या हो गई, ओरिजिनल स्टेट में आ गई। दिस रिटर्न्स द मसल टू द ओरिजिनल स्टेट। वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ मैन क्या है, हमारे पास नेक की वर्टिब्री यानी सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है बेटा, थोरैसिक वर्टिब्री यानी चेस्ट की वर्टिब्री वो 12 है, हमारी लंबर वर्टिब्री यानी कि जो ये थोरैसिक वर्टिब्री है, ठीक है बेटा, और ये जो है ये बैक वाली, ये लंबर वर्टिब्री जो पेट के रीजन में आती है, तो लंबर वर्टिब्री 5 है, सैक्रल यानी बैक की वर्टिब्री 5 है और कॉकिक्स वाली 4 है। ठीक है बेटा, ये क्या होती है बाद में, ये फ्यूज होकर के 1 हो जाती है, ये भी फ्यूज होकर के 1 हो जाती है। तो अगर अनफ्यूज पूछा जाए तो 33, फ्यूज करके पूछा जाए तो देखो 19 और 5 24 25 26, तो फ्यूजन के बाद 26 बचती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। हमारे स्केलेटन में 206 हड्डियां हैं। हमारे स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां हैं, 206, जिसमें से एक्सियल यानी बीच की सेंट्रल लाइन से पास होती हैं उनमें 80 हड्डियां हैं, उनको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होती है जो हमारे सेंट्रल लाइन से पास होती है। देखिए क्या क्या पास होता है, हेड किस पर टिका हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम पर, तो वर्टिब्रल कॉलम आएगा इसमें, प्लस यहाँ चेस्ट बोन आ जाएगी, स्टर्नम, फिर यहाँ से यहाँ पर देखो कुछ हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इनको बोलते हैं पसलियां यानी रिब्स, तो रिब्स भी आ जाएगी। तो क्या क्या आएगा बेटा, स्कल आ गया, ठीक है, स्कल आ गया, फिर वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, चेस्ट बोन यानी स्टर्नम आ गया और रिब्स आ गई। तो ये होती है स्कल में 29 हड्डियां होती है बेटा। आइए बताते हैं कैसे। स्कल में भी कई भाग होते हैं। ये हेलमेट वाला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। फेसियल कितनी होती है, 14। फेसियल कितनी, 14।
तो 14 और 8 22, और 3 इस कान में हड्डी है बेटा, मैलियस इनकस स्टेपिस, यही मैलियस इनकस स्टेपिस इस कान में भी है, तो 3 और 3 6 हो गई, तो 6 हड्डियां हो गई। और एक टंग बोन है जिसको हाइड बोलते हैं, टंग बोन को हाइड बोलते हैं। टोटल कितनी हो गई? 22 और 6 28 और 1 29, तो 29 होती है। वर्टिब्री में आपको बताया था विदाउट फ्यूजन 33 और फ्यूजन के बाद 26, जिसमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, और ये जो सैक्रल थी 1 हो गई, 5 फ्यूज करके 1 में बदल गई। इसी तरह काउडल या कॉकिजियल जो होता है वो 4 फ्यूज करके 1 कॉकिक्स में बदल गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपेंडिकुलर वो होते हैं जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए रहते हैं, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़े रहते हैं और उन्हीं से ये अराइज होते हैं। इसमें आ जाएंगे बेटा गर्डल्स। अब गर्डल दो टाइप की होती है, ऊपर वाली गर्डल जो होती है पेक्टोरल गर्डल, और नीचे वाली गर्डल होती है पैल्विक गर्डल। ऊपर वाली पेक्टोरल, नीचे वाली पैल्विक। इसमें दो हड्डियां हैं, एक तरफ ये है कंधे की हड्डी, यानी कि कौन सी हड्डी, इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर बोन या फिर शोल्डर बोन। ठीक है, तो शोल्डर बोन जो होती है इसको स्कैपुला भी बोलते हैं, शोल्डर बोन को स्कैपुला भी कहते हैं। और इधर है कॉलर बोन, तो कॉलर बोन भी होगी, कॉलर बोन, तो एक शोल्डर बोन, एक कॉलर बोन, एक शोल्डर बोन, एक कॉलर बोन, कितनी हो गई? 4। तो 4 तो हो गई बेटा पेक्टोरल गर्डल में। देखो शोल्डर बोन 2 होती है, स्कैपुला 2, कॉलर बोन होती है, तो 4 ये हो गई। और पैल्विक रीजन यानी हिप गर्डल, जो हिप गर्डल है उसमें बस एक लेफ्ट हिप एक राइट हिप, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2, तो 2 ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 6 तो गर्डल्स में हड्डियां हो गई। अब बची कितनी? 126 में से 6 घटाओ, 120 बची। तो लिम्स हमारे पास कितने हैं? 4 लिम्स है, हर लिम्स में 30 होती हैं, तो कितने हो गए? 120। तो 120 और 6 126। अब देखिए बेटा लिम्स में भी 2 होते हैं, एक फोर लिम और एक हाइंड लिम। फोर लिम यानी हाथ, फोर लिम में हड्डियां गिनाते हैं 30 होगी, फोर लिम में भी 30 होती है, हिंड लिम में भी 30 होती है। ठीक है, अब ये क्या है? ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, ये यहाँ पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक ह्यूमरस ये, एक ह्यूमरस ये, 2 हो गया। एक रेडियस ये, अंगूठे साइड पे क्या है? रेडियस, और ये कौन सी? अल्ना। तो रेडियस और अल्ना, तो याद रखिएगा रेडियस और अल्ना। तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, 2 रेडियस हो गया, 2 अल्ना हो गया। कार्पल जो होती है 8 इधर 8 इधर, ये कलाई की हड्डी 8 होती है, 8 इधर 8 इधर, 16 हो गया। और ये मेटा कार्पल है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल है, तो 5 और 5 10 हो गया। और फेलिंजेस क्या होती है? उंगलियां, डिजिट को बोलते हैं। कितनी उंगलियां होती हैं? उंगलियों में हड्डियां होती है, 2 इसमें है, बाकी सब में 3 3 है, तो 2 3 3 3 3, तो कितनी हो गई? 14। 14 2 जा 28, तो ये देख लीजिए हो गई आपकी 60 हड्डियां। इसी तरह हिंड लिम्ब में आते हैं, पहले जांग की हड्डी थाई बोन, थाई बोन को फीमर कहते हैं, फीमर भी 2 होंगी क्योंकि पैर भी 2 है। फिर टिबिया, फिबुला 2 होंगी, पटेला यानी नी कैप वो भी 2 होंगी, टार्सल 14 होंगी, टार्सल 14 होंगी, मेटा टार्सल 10 होती है, मेटा टार्सल 10 होती, 5 लेफ्ट वाले पैर में 5 राइट वाले पैर में, और उंगलियां उतनी ही होती हैं 28 बोन, 28 बोन। ज्वाइंट्स की बात करते हैं बेटा, ज्वाइंट्स 3 प्रकार का होता है। फाइब्रस ज्वाइंट, ऐसी ज्वाइंट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती हैं, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती हैं वो होती है फाइब्रस ज्वाइंट, और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? स्कल बोन के बीच में, स्कल बोन के बीच में। और इस तरह के ज्वाइंट को स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते हैं, स्यूचरल ज्वाइंट, स्यूचरल ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वो ज्वाइंट होती हैं जिनमें बहुत कम मूवमेंट हो, जिनमें बहुत कम मूवमेंट होता है उनको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, ऐसा पाया जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, जैसे ये वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, इनके बीच में वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो कि फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, तो ये स्लाइट मूवमेंट देता है, इसी कारण हम लोग ऐसे मोड़ सकते हैं, इसी कारण हल्का सा झुक सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये ज्वाइंट होता है। सिनोवियल ज्वाइंट वो ज्वाइंट होता है जो बहुत फ्रीली मूवेबल होता है, जैसे ये हाथ की, जैसे जबड़े की, जैसे अन्य जगह की, ये शोल्डर बोन, ठीक है ना, ये सारी, तो ये सिनोवियल ज्वाइंट होती है, काफी फ्रीली मूवेबल होती है। इसमें सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो मोबाइल की तरह काम करता है और फ्रिक्शन को काफी कम कर देता है, और इस तरह की ज्वाइंट काफी अच्छे से हमारे बॉडी के अंदर देखी गई है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाई जाती है? ये देखिए ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, इसी तरह फीमर और पैल्विक गर्डल के बीच में। तो बॉल एंड सॉकेट 2 जगह पे होगी, इसको शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं, इसको थाई ज्वाइंट भी कहते हैं। हिंज ज्वाइंट वो होती है जो उंगलियों में होगी, ये हिंज है बेटा, ये हिंज ज्वाइंट है, यहाँ पे होगी, ये देखिए एल्बो, एल्बो ज्वाइंट, और घुटनों में होगी यानी नी ज्वाइंट। तो याद रखो फिंगर ज्वाइंट इसमें नहीं दिया तो फिंगर ज्वाइंट बोल देते हैं। एल्बो ज्वाइंट ये कोहनी वाली,
और फिंगर ज्वाइंट, ये सब हो जाएंगी। पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है बेटा, एक में से जरा ऐसे एक हड्डी में उभार होता है और दूसरी हड्डी में एक कैविटी होती है। आप बताओ ये उभार इस कैविटी में फिट हो गया और कुछ इस तरह, ये उभार है और ये कैविटी है, इसमें फिट हो गई और ऐसे ऐसे मूव करेगी, ये फिक्स रहेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी। हमारे फर्स्ट वर्टिब्री में ऐसा एक उभार है जिसको एटलस कहते हैं, और हमारी जो स्कल बोन है, फर्स्ट वर्टिब्री जो है ना एटलस, और सेकंड वर्टिब्री एक्सिस, तो उभार सेकंड वर्टिब्री में है जिसको एक्सिस कहते हैं, तभी तो नाम पड़ा एक्सिस। ये स्कल है, स्कल पे फर्स्ट वर्टिब्री जुड़ी हुई है, वेल्ड है, वेल्ड है, ठीक है। स्कल है, स्कल देखो, इसको ऐसे बना के देखो, ये स्कल है, स्कल के नीचे फर्स्ट वर्टिब्री जुड़ी हुई है और ये उसका गड्ढा है, और ये हमारी सेकंड वर्टिब्री यानी एक्सिस है और इससे एक उभार है। अब ये इसमें फिट हो गया और बन गई पाइवोट ज्वाइंट। उससे क्या फायदा होगा, ये है ऐसे ऐसे गर्दन घूम रही है, गर्दन ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, गर्दन ऐसे ऐसे घूम रही है और ये फिक्स है, इसमें ऐसे गर्दन घूम रही है, ठीक है। तो नेक में पाई जाती है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, एक्सिस होती है सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। ग्लाइडिंग ज्वाइंट वो होती है जो कलाई की हड्डियों के बीच में होती है। कलाई की हड्डियां प्लेन होती है और एक दूसरे पे फिसलती रहती हैं। जब आप कलाई को ऐसे ऐसे मोड़ते हो, जब कलाई को आप ऐसे ऐसे मोड़ते हैं तो ये क्या होती है, हड्डियां एक दूसरे पे फिसल रही होती है, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होती है, सैडल ज्वाइंट होती है ये वाली सैडल ज्वाइंट है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तभी तो देखो इसमें स्पेशल टाइप का मूवमेंट हो रहा है, स्पेशल टाइप का मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। तो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ने देख लिया, ठीक है। 10 मिनट बायोलॉजी में या बायोलॉजी इन वन शॉट में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इससे आपको ये फायदा होगा कि नीट 2021 में जो कि 12 सितंबर को होना है, क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनका भी वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करके दे दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।